हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस। हमने साइकेट्रिक नर्सिंग के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, जो फर्स्ट यूनिट थी और फर्स्ट टॉपिक था, उसमें पढ़ा था मेंटल हेल्थ। अब हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस कि मेंटल इलनेस क्या होती है। सबसे पहले है मेंटल इलनेस की डेफिनेशन। डेफिनेशन में है मेंटल इलनेस refers to disorder generally characterized by dysregulation of mood, thought और behavior। अगर किसी इंडिविजुअल के जो मूड है, थॉट है और बिहेवियर है, उसमें क्या है, डिसरेगुलेशन आता है, ठीक है, या अबनॉर्मेलिटी आती है, उसकी वजह से जो इलनेस कोज होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्या है, अगर हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हेल्दी मीन्स मेंटली हेल्दी, मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसमें क्या कर लेगा, वो एडजस्टमेंट कर लेगा। और उस टाइम पे अगर परेशानी का टाइम है या प्रॉब्लम का टाइम है, उस टाइम पर उसका मूड, थॉट और उसका बिहेवियर उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर नॉर्मली भी कोई काम चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी क्या है, उस सिचुएशन में भी उनका मूड, थॉट, बिहेवियर, ये सब क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और ये डेफिनेशन दी किसके द्वारा गई है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। सॉरी, मेंटल हेल्थ नहीं है ये, मेंटल इलनेस। क्या है ये, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला इसमें अबनॉर्मल चेंजेस इन थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी, परसेप्शंस, जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजेस इन टॉक एंड बिहेवियर। अगर कोई भी मेंटली इल है, ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन मेंटली इल है, क्या क्या हमें उसमें विशेषताएं दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो मेंटल इलनेस होती है, ठीक है, ये मेंटली इल पर्सन होता है, उसमें क्या है, उसका अबनॉर्मल बिहेवियर होगा, उसकी थिंकिंग में, फीलिंग्स में, मेमोरी में, परसेप्शन, जजमेंट, इन सब में क्या होते हैं, अबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं। और ये सब हमें किससे पता चलता है, जब वो बात करता है, उसके बात करने के तरीके से हमें पता चलता है। अगर हम उनसे नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो वो हो सकता है हमें गुस्से में बात करे, हमारी बात का जवाब नहीं दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके की चीज़ से पता चलती हैं, उस पर्सन के बर्ताव से। और ये किसकी विशेषता है, मेंटल इलनेस की। ये धोखे से मेंटल हेल्थ लिख दिया था। नेक्स्ट है abnormal behavior causes disturbance in the person's day-to-day activities, job and interpersonal relationship। जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, इससे क्या होता है, मेंटल इलनेस में पर्सन का अबनॉर्मल बिहेवियर शो होता है। अब किसी का अगर अबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टरबेंस कोज होता है। क्या होता है, डिस्टरबेंस कोज होता है। एक जो पर्सन होता है, उसके दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जॉब है या आपस के जो संबंध हैं, घर वालों से झगड़ा होना, जॉब पर जाके काम पूरा ना करना, ठीक है, जो जॉब पे जाते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ का जो हेड है उससे झगड़ा होना, ठीक है, उससे सही से बात नहीं करना, वहाँ पे अपना अबनॉर्मल बिहेवियर शो करना, या तो गुस्से वाला, ठीक है, या रोने वाला। तो ये भी क्या करता है, हमारी मेंटल इलनेस को शो करता है। और ये क्या हमारी मेंटल इलनेस की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें कोजेस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कारण क्या होते हैं या कोजेस क्या होते हैं। पहला है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक्स मीन्स जीन, जीन से रिलेटेड। इसमें है studies have indicated that genetic factors play an important role in the development of mental disorders with regard to mental disorder like schizophrenia। स्टडी मीन्स अध्ययन कर कर
काफ़ी सारी थ्योरीज और अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर वही आनुवंशिक कारण जो होते हैं, उनके थ्रू भी मेंटल इलनेस एक पर्सन से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे हमने स्टडी किया, हमें पता चला कि जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर के विकास में। जैसे लाइक सीजोफ्रेनिया, हो सकता है सीजोफ्रेनिया अगर किसी फीमेल को है, ठीक है, तो आने वाली जनरेशन मीन्स उसके बच्चों को हो सके, या अगर फादर को है तो उसके बच्चों को हो सकता है, ठीक है। तो स्टडी के बाद हमें ये पता चला कि जेनेटिक फैक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, मेंटल इलनेस को कोज कर सकते हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, मेंटल इलनेस क्या है। मेंटल इलनेस मूड, थॉट और बिहेवियर में चेंजेस आना क्या कहलाता है, मेंटल इलनेस कहलाता है। विशेषताएं हैं मेंटल इलनेस की। जो मेंटल इलनेस है उसमें क्या दिखता है, अबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है, थिंकिंग में चेंज दिखता है, फीलिंग्स, मेमोरी, परसेप्शन, जजमेंट, इन सब में क्या है, चेंजेस दिखाई देते हैं। व्यक्ति के बोलने का तरीका क्या है, बदल जाता है। अबनॉर्मल बिहेवियर क्या करता है, पर्सन के दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं या डेली जो लाइफ है उसको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। कोजेस में हमने जेनेटिक फैक्टर पढ़ा। स्टडी के दौरान या स्टडी की गई या अध्ययन किया गया तो हमें ये पता चला कि जेनेटिक फैक्टर क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करने में। नेक्स्ट है हमारा इसमें आगे बायोकेमिकल फैक्टर्स या बायोकेमिकल कोजेस। इसमें लिखा है, इट इज़ बिलीव दैट सम ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर आर कोज्ड ड्यू टू द बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन। ब्रेन की बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी कुछ जो मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है वो कोज होती है। जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी अबनॉर्मलिटी की वजह से। इसमें है, द डिस्टर्बेंस इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इटियोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन के, उनमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी, ठीक है, अगर उनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, या हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मेंटल डिसऑर्डर कोज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है। कम हो गया तब भी कोई ना कोई मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कौन कौन सी मेंटल इलनेस कोज होती हैं, अगर बढ़ते हैं तो, घटता है तो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रेगनेंसी एंड बर्थ। प्रेगनेंसी एंड बर्थ में है, दिस इंक्लूड मैटरनल एक्सपोजर टू द सीरियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर मदर सीरियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है, ठीक है, या गरीब है वो, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेती है, ड्रग्स का यूज़ करती है, या इन्फेक्शन है मदर को कोई, तो बच्चे की बर्थ में, ठीक है, अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, या मदर क्या है अल्कोहल का या ड्रग्स का यूज़ करती है, या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रखा है उसे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें डिजीजेस, इंजरीज एंड इन्फेक्शंस, हायर रेट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, psychotic disorders and substance abuse disorders and no sorry दो बार लिख के आई, substance abuse disorder have been found following traumatic brain injury। अगर क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ठीक है, या फिर हायर रेट्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर एंड सब हैव बीन फाउंड फॉलोइंग ट्रॉमेटिक ब्रेन डिसऑर्डर। कुछ अगर किसी पर्सन को चोट लगी है, इंजरीज हैं, या इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी क्या कर सकता है, मेंटल इलनेस को कोज कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। ये भी क्या है, एक कोजेस या फैक्टर है मेंटल इलनेस का। माल ट्रीटमेंट इन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड including sexual abuse, domestic violence, severe punishments, overprotection, etc.,
can also contribute to the development of mental disorder. मेंटल डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट होने के लिए साइको सोशल और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर बच्चा है, बचपन में बच्चे को आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अगर उसको प्यार नहीं मिला माँ बाप का, ठीक है, पेरेंट्स का, बचपन से ही उसने क्या देखा, पेरेंट्स में आपस में झगड़े होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स, तो उसका असर क्या पड़ता है बच्चे पे, और ऐसे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। और एग्रेसिवनेस किस में आती है, हमारी मेंटल इलनेस में। या फिर जो अडल्ट है, जैसे अगर किसी के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है बचपन में, या डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, या किसी को सीवियर पनिशमेंट या ओवर प्रोटेक्शन। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब ना तो उन्हें घर से बाहर जाने देंगे, ना उन्हें खेलने जाने देंगे, उनकी लाइफ उनको जीने ही नहीं देते हैं, बाहर के लोगों से मिलने नहीं देना, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी है, अगर उनका रिश्तेदार या कोई पड़ोसी भी अगर बात करना चाहे तो उससे बात नहीं करने देना, उसे दोस्त नहीं बनाने देना, बाहर ना जाने देना, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देना। ये क्या में आता हमारा ओवर प्रोटेक्शन में। सीवियर पनिशमेंट, बच्चे को या किसी अडल्ट को या बच्चे को इतनी सीवियर पनिशमेंट देना जो उसके ब्रेन पे असर डाले। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल बचपन में, ठीक है, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ या सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो वो क्या करता है, वो उसके माइंड पे ऐसा इफेक्ट डालता है कि बड़े होने के बाद भी वो उसके माइंड से नहीं निकलता है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और उसके साथ ये हरासमेंट किया जाए या सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाए, तो वो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं भूल पाता है, वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। और एक तरीके का डर, ठीक है, और सेक्सुअल एब्यूज़ डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया ये कोज करता है। और ये किस में आता है, हमारा मेंटल इलनेस में। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, मेंटल इलनेस को कोज करवाने में मेन रोल प्ले करते हैं। प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटीज़ और कल्चर्स इंक्लूडिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल, माइग्रेशन, लोनलीनेस, जनरेशन गैप, आइसोलेशन एट्सेट्रा may contribute to development of mental disorders। सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को कोज करने में हेल्प करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे गरीबी, ठीक है, गरीबी भी क्या करती है, मेंटल इलनेस को कोज करवाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ये भी क्या करती है, मेंटल इलनेस को कोज करवाती है। डिप्रेशन हो सकता है इसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से भी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है, और भी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है मेंटल इलनेस। लैक ऑफ सोशल कंट्रोल, उसकी वजह से भी, माइग्रेशन की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, मेंटल इलनेस को कोज कर सकती हैं या मेंटल इलनेस का विकास करवाने में सहायता कर सकती। ये कहते हैं, यहाँ तक हमारे मेंटल इलनेस के कोजेस थे। मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देख ली हमने, विशेषताएं देख ली, कोजेस देख लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है 5 नंबर के लिए, लिखने के लिए 5 नंबर में, ठीक है। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में डिफरेंस, ये लिखने के लिए क्या है, एग्ज़ाम में आ जाता है। पहला देखिए, मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो स्ट्रेस से कोप अप कर सकता है। जैसे अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है और उसके साथ या उसके घर में किसी तरीके की ट्रेजेडी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो कुछ दिन तक तो वो उस चीज़ में क्या है, स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो उस चीज़ से कोप अप कर जाएगा।
तो इसीलिए बोला गया है जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, मेंटल इलनेस। अब एग्ज़ाम में याद करने के लिए कि एग्ज़ाम में आपको इजीली आप कैसे याद करते सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, जो भी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के जितने पॉइंट है वो याद कर लेना है। जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, मेंटल इलनेस। जैसे इसमें क्या है, स्ट्रेस से कोप अप कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्षमता है स्ट्रेस से बाहर निकलने की। मेंटल इलनेस में क्या होगा, स्ट्रेस से बाहर निकलने की क्षमता नहीं होगी। तो आप एक साइड का पोर्शन याद कर लेंगे, अगर आपने यही याद कर लिया, ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, यही पोर्शन अगर आपने याद कर लिया तो आप मेंटल इलनेस आराम से लिख सकते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने मेंटल हेल्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक है, उन्हीं को हम सेम इसमें चेंजेस करके लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में आ जाता है लिखने के लिए मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस 5 नंबर में। अब क्या है इसमें, मेंटली इल पर्सन इज अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेस। जो मेंटली इल पर्सन होगा वो, भाई जाहिर सी बात है, कोप अप नहीं कर पाएगा स्ट्रेस से। फॉर एग्जांपल, अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस इंसिडेंट से ईजिली बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी वजह से वो और ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा। सीवियर डिप्रेशन में जाएगा तो उसके मन में थॉट आएंगे सुसाइड करने के, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मेरे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब तरीके के क्या आते हैं, थॉट आते हैं मेंटली इल पर्सन के अंदर। तो आप अगर अपने क्वेश्चन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हर हर पॉइंट का आगे आप एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ आपने इतना लिखा पढ़ा, मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस, मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, उसके अंदर क्षमता होती है स्ट्रेस से बाहर निकलने की। फॉर एग्जांपल आगे करके लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर किसी पर्सन के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, कोई हादसा होता है, तो वो उससे ईजिली निकल सकता है। या फिर अगर किसी का बोल सकते हैं रिज़ल्ट ख़राब आया किसी बच्चे का 12th का या 10th का, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ से कोप अप कर सके और सोचे कि आगे मेहनत करूँगा, इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा मेरा। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा मेंटल हेल्थ में। यानी जो मेंटली हेल्दी पर्सन है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकता है। और इसमें अगर किसी को क्या है, इंसिडेंस कोई हुआ तो वो उससे नहीं निकल पा रहा, उसकी वजह से वो क्या जा रहा है, सीवियर डिप्रेशन में या सुसाइड करने की सोचता है, तो ये मेंटल इलनेस का एग्जाम्पल हो गया। आप इसमें एग्जाम्पल ईजिली सेट कर सकते हो और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेंटली हेल्दी पर्सन एक्सेप्ट सेल्फ एंड अदर्स। यानी जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो खुद को भी एक्सेप्ट करता है और दूसरों को। उसे खुद की वीकनेसेस, ठीक है, उसकी खुद की वीकनेस, उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। वो दूसरों को भी एक्सेप्ट करता है, मीन्स दूसरों से उसका मेल मिलाप अच्छा होता है, बातचीत अच्छी होती है, दूसरों से साथ मिलता जुलता है, दूसरों के साथ दोस्ती करता है। लेकिन इसका अपोजिट ही मेंटल इल पर्सन होगा। इसमें है मेंटली इल पर्सन इज अनेबल टू एक्सेप्ट अदर्स एंड हैज़ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, जो मेंटली इल पर्सन है उसमें पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। वो ना तो खुद को ही एक्सेप्ट कर पाता है ना ही अदर्स को, जो अदर व्यक्ति होते हैं उनको। नेक्स्ट है मेंटली हेल्दी पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू मेक जजमेंट एंड डिसीजन। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसके पास ये क्षमता होती है कि वो खुद के डिसीज़न ले सके और जजमेंट कर सके। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन है उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद का डिसीज़न ले सके या कोई जजमेंट कर सके। जैसे जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक, अगर उसको कोई काम करना है या अपना कोई बिजनेस करना है तो वो क्या करेगा, उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ लगाएगा, सोचेगा, समझेगा, उस वो ये देखेगा उसे कहाँ पे उसको उस बिज़नेस में कहाँ बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे उसको लॉस हो सकता है, लॉस कैसे हो सकता है, बेनिफिट कैसे हो सकता है, इसका वो डिसीज़न करेगा या जजमेंट। वो अपना डिसीज़न अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीज़न है, या फिर जैसे
कोई स्टूडेंट है, 12th के बाद उसे आगे क्या स्टडी करनी है उसका डिसीज़न वो खुद ले सकता है, ठीक है। या फिर अगर उस कोई स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है तो उसको कोचिंग करनी है या उसे सेल्फ स्टडी करनी है, इससे रिलेटेड भी वो खुद का डिसीज़न ले सकता है। मीन्स मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न खुद ले सकता है या जो जजमेंटल हो, ठीक है। लेकिन मेंटली इल पर्सन क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो खुद का डिसीज़न ले सके या जजमेंट कर सके। नेक्स्ट है इसमें, मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करता है और उनको पूरा करता है। जैसे अगर कोई पर्सन घर का मुखिया है तो उसके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां होंगी वो उन सारी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करेगा और उनको एक्सेप्ट करने के बाद उनको पूरी करने की क्षमता भी उसके अंदर होगी। तो ऐसा अगर पर्सन है जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हम मेंटली हेल्दी पर्सन बोलेंगे। जैसे अगर किसी का ऑफिस है तो ऑफिस में वो अपना वर्क सही से कर रहा है, उसके जितने ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं, वो सही से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों को देखने में, उन सबको कैसे काम करवाना है, ठीक है, वो जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी देखना किस में आता, मेंटली हेल्दी पर्सन की क्वालिटीज़ में, ठीक है। खुद की जिम्मेदारियां, क्या जिम्मेदारियां हैं खुद की, ठीक है, उन जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना और उनको पूरा करने की क्षमता किस में होती है, मेंटली हेल्दी पर्सन में होती है। मेंटली इल पर्सन इज अवेलेबल टू परसीव रियलिटी एंड डू नॉट लिव इन रियलिटी। जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो हकीकत को कभी परसीव ही नहीं करते हैं और कभी हकीकत में जीते भी नहीं, ठीक है। अगर उनसे आप किसी काम को बोलेंगे या कोई उनको जिम्मेदारी देंगे वो उसको पूरी नहीं करेंगे क्योंकि वो हकीकत में नहीं जीते हैं, जो रियल लाइफ है हकीकत है उसमें नहीं जीते हैं, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। वहीं पर वो अपने आइडियाज़ बनाते हैं, अपने थॉट वो अपने ही तरीके से बनाते हैं, वो रियलिटी में अपनी लाइफ नहीं गुजारते। नेक्स्ट है, मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसमें ये सामर्थ्य होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है, मेंटली इल पर्सन इज अनेबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। और मेंटली इल पर्सन क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट है, मेंटली हेल्दी पर्सन कैन अडॉप्ट इट टू सिचुएशन ऑफ लाइफ। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को वो क्या कर लेता है, अडेप्ट कर सकता है, उसमें एडजस्टमेंट कर सकता है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट इसमें, मेंटली इल पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट टू सिचुएशन ऑफ लाइफ। जो मेंटली इल पर्सन है वो लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको अडेप्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, मेंटली हेल्दी पर्सन कैन नॉट फंक्शंस इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली इन द सोसाइटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी लाइफ के या जितने भी वर्क हैं अपनी ज़िंदगी के वो अच्छे से, ठीक है, इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता के साथ सोसाइटी के जितने काम हैं या उसके जितने काम वर्क हैं वो इजीली उन्हें पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है, मेंटली इल पर्सन कैन नॉट फंक्शन इफ़ेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली इन द सोसाइटी। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होता है वो सोसाइटी में जो वर्क है, काम है, इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, मेंटली हेल्दी पर्सन कैन रिकॉग्नाइज हिम लिमिटेशन। जो मेंटली हेल्थ पर्सन है, मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसे खुद की लिमिटेशन, ठीक है, वो पता होती है कि उसके खुद की लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होता है उसको खुद की लिमिटेशंस नहीं पता हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्या है, कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको पता होगा कि एल्डर जो होते हैं, बड़े लोग, उनसे कैसे बात करनी है,
ठीक है, छोटों से कैसे बात करनी है, जो छोटे होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करनी है, अपने बॉस से कैसे बात करनी है, फीमेल्स से कैसे बात करनी है, उसको ये सारी चीज़ों की जो लिमिटेशन है, लिमिट है, ठीक है, वो पता होगी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, कोई हमें नया इंसान मिलता है उससे कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, फीमेल्स से कैसे बात करनी है, ये सारा किसको पता होगा, इन सारी चीज़ों की लिमिट्स, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है। और जो मेंटली इल पर्सन है उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, जिसको चाहेगा उसको क्या कर सकता है, गाली दे सकता है, बुरा बोल सकता है, चीख सकता है किसी भी पर्सन पे, किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी की क्या नहीं करेगा, रिस्पेक्ट। ये कौन होगा, मेंटली इल पर्सन, जिसको अपनी लिमिटेशन नहीं पता होगी। तो आप एक एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा इसमें मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस क्या होती है। तो मेंटल इलनेस में हमने क्या देखा था, मेंटल इलनेस क्या है, किसी व्यक्ति के थॉट, बिहेवियर, मूड, किसी व्यक्ति की क्या थॉट, बिहेवियर, मूड, आप इसमें थिंकिंग भी ऐड कर सकते हैं, थिंकिंग एट्सेट्रा में चेंजेस होना क्या कहलाता है, कहलाता है मेंटल इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, विशेषताएं। मेंटल इलनेस जो है इसकी विशेषताएं वही अब नॉर्मल बिहेवियर होगा, क्या होगा, अब नॉर्मल बिहेवियर, अब नॉर्मल बिहेवियर होगा, थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी, परसेप्शन, इसमें चेंजेस होंगे, बोलने के तरीके से हम क्या है उसका बिहेवियर समझ जाएंगे कि इसका बिहेवियर अब नॉर्मल है। नेक्स्ट क्या थे इसमें हमारे कॉजेस या फैक्टर्स, क्या थे, फैक्टर्स, फैक्टर्स में वही जेनेटिक, बायोकेमिकल, वही सोशियो कल्चरल, ये और एट्सेट्रा, ये सब क्या थे, इसके फैक्टर्स थे कि इनकी वजह से क्या हो सकती है, मेंटल इलनेस कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्या देखा हमने, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या देखा हमने, डिफरेंस, कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। मेंटल हेल्थ का जो अभी तक जितना पढ़ाया, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की से रिलेटेड, इसमें प्रिंसिपल्स आएंगे, मिसकंसेप्शन आएंगे। पहली यूनिट से आपको कम से कम 10 या 15 नंबर का एग्जाम में ज़रूर मिलता है। तो हमने मेंटल इलनेस देखा, मेंटल इलनेस में क्या है, किसी भी पर्सन के थॉट, बिहेवियर, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, इन सब में क्या होना, चेंजेस आना, क्या कहलाता है हमारा मेंटल इलनेस, ठीक है। विशेषताएं वही अबनॉर्मल बिहेवियर शो होता है, कोजेज जेनेटिक फैक्टर, जीन की वजह से, बायोकेमिकल्स चेंजेस की वजह से, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, अगर लेवल बड़ा है या कम है तो उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर कोज हो सकता है, सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में डिफरेंस, मेंटल हेल्दी पर्सन जो होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन, वो क्या कर सकता है, ईजिली किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है और ईजिली वो अपना काम कर सकता है। उसे अपनी लिमिटेशंस पता होंगी, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी,
और उसका सोसाइटी के साथ अच्छा बिहेवियर होगा, उसे खुद का पता होगा वह खुद क्या है, ठीक है। और इसी के अपोजिट मेंटली इल पर्सन को ना खुद की लिमिटेशन पता होंगी, ना वो अपना कार्य खुद से कर सकता है, ना अच्छी सिचुएशन में और किसी भी सिचुएशन में अपना आप को अडेप्ट कर सकता है, ना किसी से अच्छी चीज़ों को, किसी पर्सन से बातचीत करके अच्छी बातों को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम मिसकंसेप्शंस के साथ। मिसकंसेप्शन और प्रिंसिपल्स, या तो फिर सिर्फ मिसकंसेप्शन का टॉपिक मिलेगा, मिसकंसेप्शन और प्रिंसिपल्स दोनों का टॉपिक एक साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मिसकंसेप्शंस और प्रिंसिपल्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये पहली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें से आपको 10 या 15 नंबर का एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।